24 घात। ट्रैकर ने हमारे पीछे दौड़ना चुना। वह हमारे मार्ग का अनुमान लगाने को तैयार नहीं था। कभी कभी मैं उसके विचारों की धार पकड़ लेता, लेकिन कभी कुछ शब्दों या जीप के दृश्य से ज्यादा कुछ नहीं सुन पाता। वह पहाड़ों में ऊंची जमीन पर हमारा पीछा करता रहा, इस बात की परवाह किए बिना कि वह सड़क से मीलों दूर चला गया। वह अभी भी हमें देख सकता था। मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहता था कि बेला अब कहाँ है, वह क्या कर रही होगी और क्या कह रही होगी। ये बहुत विचलित करने वाला होगा। लेकिन कुछ काम अधूरे रह गए थे। मैंने कार्लिसले को फुसफुसाकर निर्देश दिए और उसने एलिस के फ़ोन पर संदेश टाइप किया। शायद ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन इससे मुझे अच्छा महसूस हुआ। बेला को हर 24 घंटे में कम से कम 3 बार भोजन की आवश्यकता होती है। और पानी पीना भी महत्वपूर्ण है। उसके पास पानी होना चाहिए। आदर्श रूप से 8 घंटे की नींद। कार्लिसले ने फ़ोन अभी भी धीमा ही रखा था, और जैसे ही मैं बोल पाया, उसने मुझे तुरंत मैसेज भेज दिया। और मैंने हिचकिचाते हुए कहा, एलिस से कहो कि वह जीप में हुई हमारी पिछली बातचीत के बारे में बात न करे। अगर बेला के पास कोई सवाल है, तो उसे टाल दो। उसे बताओ कि मैं इस बारे में बहुत गंभीर हूँ। कार्लिसले ने मेरी ओर उत्सुकता से देखा, लेकिन मेरा संदेश टाइप कर दिया। मैंने कल्पना की कि दूसरी ओर एलिस खड़ी है, अपनी आंखें घुमा रही है। उसने केवल स्वीकृति में वाई अक्षर लिखकर जवाब भेजा। मैंने इसका मतलब ये निकाला कि बेला अभी भी जाग रही थी, और एलिस मेरे निर्देशों को अपने तक ही सीमित रखना चाहती थी। अगर उसने मेरी बात को नज़रअंदाज किया तो उसे अप्रिय परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एम्मेट ज़्यादातर इस बारे में सोच रहा था कि जब ट्रैकर उसके हाथ में होगा तो वह क्या करेगा। उसकी कल्पनाएं देखना मज़ेदार था। जब हमें ईंधन भरना था, तो मैंने एम्मेट द्वारा पिछली सीट पर रखे गए बड़े गैस के डिब्बों में से एक का इस्तेमाल किया। मेरी जेब में बेला के मोज़े हवा में उसकी खुशबू का हल्का सा निशान छोड़ रहे थे। मैं एक धुंधली सी जल्दबाजी में आगे बढ़ा, जैसे कि मेरा एकमात्र लक्ष्य फिर से भागना था, और जब ट्रैकर आया तो मैं खुश था करीब से देखने के लिए। एक पल के लिए वह 1 मील से ज्यादा दूर नहीं था। मैं इस उड़ान का फायदा उठाना चाहता था, ताकि इस उड़ान को घात में बदल सकूं, लेकिन ये बहुत जल्दी था। हम अभी भी पानी के बहुत करीब थे। मैंने अपने मार्ग के बारे में टाल मटोल करने की कोशिश नहीं की, घुमावदार फ्रीवे की सीधी रेखा में गाड़ी चलाते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया। मुझे उम्मीद थी कि ट्रैकर इसे वैसे ही समझेगा जैसा मैं चाहता था कि मेरे दिमाग में एक गंतव्य है, कहीं सुरक्षित जगह है, कहीं ऐसा जहां मैं सुरक्षित महसूस करूं। वह हमारे बारे में बहुत कम जानता था, लेकिन वह इतना जानता था, हमारे पास औसत खानाबदोश की तुलना में अधिक भौतिक संपत्ति उपलब्ध थी। इसके अलावा हम बहुत थे। शायद वह उत्तर की ओर जंगलों में और भी अधिक सहयोगियों की प्रतीक्षा कर रहा होगा। और मैंने तान्या के परिवार की ओर भागने के बारे में सोचा था। मुझे यकीन था कि वे मदद करेंगे। केट, विशेष रूप से, हमारी शिकार टीम के लिए एक बढ़िया अतिरिक्त होगी। लेकिन वे पानी के बहुत करीब भी थे। ट्रैकर उन 5 को एक नज़र देखकर समुद्र की ओर भाग सकता था। गायब होने के लिए उसे बस पानी में डूबना होगा। पानी के नीचे किसी को ट्रैक करना असंभव था, और वह कहीं भी आ सकता था, समुद्र तट से 5 मील नीचे या जापान में। हम कभी उसका पीछा नहीं कर पाएंगे। हमें फिर से इकट्ठा होना होगा और फिर से शुरू करना होगा। मैं कैलगरी के निकट राष्ट्रीय उद्यान की ओर जा रहा था, जो निकटतम खुले जल स्रोत से 600 मील से भी अधिक दूर था। जैसे ही हमने ट्रैकर चालू किया, उसे पता चल गया कि वह भटक गया है और बेला हमारे साथ नहीं है। वह भाग जाएगा और हम उसका पीछा करेंगे। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं उससे आगे निकल सकता हूँ, लेकिन मुझे पर्याप्त लंबाई वाला कोर्स चाहिए था। 600 मील ने मुझे कुछ हद तक सहारा दिया। मैं इसे जल्दी खत्म करना चाहता था। हम रात भर गाड़ी चलाते रहे, बस बीच बीच में हमारी गति कम होती गई जब मैंने आगे एक स्पीड ट्रैप की प्रतीक्षा करते हुए सुना। मुझे आश्चर्य हुआ कि ट्रैकर ने इसका क्या मतलब निकाला। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि मेरे पास अतिरिक्त क्षमताएं हैं। ये निश्चित रूप से मेरी अपेक्षा से अधिक।
जानकारी दे रहा था, लेकिन दूसरा विकल्प बहुत धीमा था। उसे ये देखना चाहिए कि मैं अपने लाभों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। यह एक और संकेत है कि हम किसी विशिष्ट गंतव्य पर जाने के लिए इच्छुक थे। एक सुरक्षित घर, इससे उसे उत्सुकता होगी। मैं चाहता था कि मैं उसके दिमाग में चल रहे सिद्धांतों को सुन सकूं, लेकिन वह मुझसे बस इतना दूर रहा कि मैं सिर्फ उसकी छिटपुट झलक ही देख पाया। उसने मेरी प्रतिभाओं के बारे में कोई सिद्धांत बनाया होगा और शायद वह बहुत दूर नहीं था। ट्रैकर बिना थके चलता रहा और जितना थोड़ा मैं सुन सकता था, उसका आनंद ले रहा था। खुद बेहद, उसका आनंद मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन यह एक अच्छी बात थी। जब तक वह जो कर रहा था, उससे संतुष्ट था, इससे मुझे हमारे घात के लिए चुने गए क्षेत्र में पहुंचने का समय मिल गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं घबरा गया। सूरज पूर्वी क्षितिज की तुलना में पश्चिमी क्षितिज के करीब था। हमने कुछ भी दिलचस्प नहीं किया था, बस कुछ बार ईंधन भरने के लिए रुके थे, जिससे बेला की खुशबू का पता चलता था। लेकिन क्या ये लंबी दौड़ उसे बोर कर देगी? अगर हम चलते रहे तो क्या वह कई दिनों तक, उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए आर्कटिक सर्कल तक हमारा पीछा करने को तैयार होगा? क्या वह बेला के जीप में न होने के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त होने से पहले अपना पीछा छोड़ सकता था? एलिस से पूछो कि क्या उसने शिकारी को हमारे जाने से पहले ही जाते हुए देखा है। कार्लिसले ने तुरंत इसका अनुपालन किया। कुछ मिनट बाद, अक्षरन, इससे मेरी घबराहट शांत हो गई। जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे, सूरज धीरे धीरे पश्चिमी पहाड़ों के करीब आ रहा था। मैं उसे इतना करीब लाना चाहता था कि मैं उसे सुन सकूं। मुझे उसकी दिलचस्पी जगाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत थी। हम कैलगरी की ओर जाने वाले एक छोटे से फ्रीवे पर थे। हम एडमॉन्टन की ओर जा सकते थे, पूरी तरह अंधेरा होने का इंतज़ार कर सकते थे, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं भागना बंद करके शिकार करना चाहता था। मैं एक छोटी सी सड़क पर मुड़ गया जो बैंफ नेशनल पार्क के सबसे दक्षिणी छोर पर जाती थी। सड़क अंततः कैलगरी की ओर मुड़ गई, लेकिन ये कहीं भी जाने का सबसे तेज रास्ता नहीं था। यह एक नए व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता था जिसे हमने अब तक प्रदर्शित नहीं किया था। इससे उसकी रुचि जागृत होनी चाहिए। कार्लिसले और एम्मेट को पता था कि इस बदलाव का क्या मतलब है। दोनों अचानक तनाव में आ गए। एम्मेट सिर्फ तनाव में ही नहीं था, बल्कि वह रोमांचित था, लड़ाई के लिए उत्सुक था। ये सड़क हमें जल्दी ही बंजर, शुरुआती वसंत के खेतों से दूर ले गई जो कैलगरी की सड़क के किनारे थे। हमने तुरंत चढ़ाई शुरू कर दी थी और अब हम फिर से पेड़ों से घिरे हुए थे। ये घर जैसा ही लग रहा था, लेकिन सूखा था। मैं आसपास कहीं भी किसी और की आवाज़ नहीं सुन सका। सूरज उस पहाड़ के दूसरी तरफ था जिस पर हम चढ़ रहे थे। एम्मेट, मैंने सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए एक नई जीप खरीदूंगा। वह एक बार हंसा। कोई चिंता नहीं, हम फिर से गैस के लिए रुकने का नाटक कर सकते थे। ये लगभग समय था, लेकिन यह गति में परिवर्तन से ट्रैकर को किनारे पर जाना पड़ेगा। हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। मेरी बात पर, मैंने उनसे कहा, ट्रैकर के पहले स्पर्श की प्रतीक्षा करते हुए। दिमाग, एम्मेट का हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। ये सड़क पिछली सड़क से कहीं ज्यादा खराब थी। मैं एक गड्ढे में जा गिरा जिससे जीप हमारी लेन से बाहर निकल गई। जैसे ही मैंने गाड़ी को नियंत्रित करने की कोशिश की, अचानक ट्रैकर की आवाज़ सुनाई दी। पास में एक जगह होनी चाहिए। जाओ, मैंने गुर्राहट के साथ कहा। हम तीनों ने तेजी से आती जीप से खुद को बाहर फेंक दिया। मैं अपने पैरों के एड़ियों पर गिरा और दूसरों के संतुलन प्राप्त करने से पहले ही मैं ट्रैकर के विचारों की ध्वनि की ओर तेजी से दौड़ने लगा। ओह, आखिरकार यह एक जाल है। ट्रैकर अचानक भूमिकाओं में आए इस बदलाव से परेशान या भयभीत नहीं लग रहा था। वह अभी भी मज़े कर रहा था। मैंने खुद को आगे बढ़ाया, उन पेड़ों के बीच से गुजरते हुए जिनके पास से हम अभी अभी गुजरे थे। मैं अपने पीछे कार्लिसल और एम्मेट की आवाज़ सुन सकता था। एम्मेट एक गैंडे की तरह झाड़ियों के बीच से भाग रहा था। उसका तेज हमला शायद मेरी आवाज़ों को दबा सकता था। शायद ट्रैकर को लगे कि मैं वास्तविकता से कहीं ज्यादा पीछे हूँ।
जीप के अंदर फंसकर लंबी यात्रा करने के बाद अपने दम पर दौड़ना, आगे बढ़ना एक बड़ी राहत थी। ये राहत की बात थी कि मुझे सड़क पर निर्भर नहीं रहना पड़ा, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर सबसे छोटा रास्ता चुनना पड़ा। ट्रैकर भी तेज था। मुझे खुशी हुई कि मैंने उसे पकड़ने के लिए 600 मील की दूरी तय की। जैसे ही हम रॉकी पर्वत के पूर्वी छोर पर ऊपर चढ़े, वह सुदूर प्रशांत महासागर की ओर पश्चिम की ओर मुड़ गया। कार्लिसले और एम्मेट पीछे छूटते जा रहे थे। क्या ट्रैकर की यही उम्मीद थी? हमें अलग करके एक एक करके बाहर निकालो। मैं चौकन्ना था, अचानक से किसी और हमले का इंतजार कर रहा था। मैंने उसके हमले के विचार का स्वागत किया। मेरा एक हिस्सा गुस्से से भरा हुआ था, दूसरा हिस्सा बस इसे खत्म करने के लिए उत्सुक था। मैं उसकी बात तो नहीं सुन सका, वह थोड़ा बाहर था, लेकिन मैं उसकी गंध को आसानी से पहचान सकता था। उसका मार्ग उत्तर की ओर मुड़ गया। वह भागा और मैं भागा। मिनट बीत गए, फिर घंटे बीत गए। हमने उत्तर पूर्व की ओर रुख किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके पास कोई योजना थी या वह बस मुझे भ्रमित करने के लिए इधर उधर भाग रहा था। मैं जंगल में एम्मेट के हमले की आवाज़ मुश्किल से सुन पा रहा था। अब वे कई मील पीछे होंगे, लेकिन मुझे लगा कि मैं आगे कुछ सुन सकता हूँ। ट्रैकर चुपचाप आगे बढ़ रहा था, लेकिन चुपचाप नहीं। मैं उसके पीछे जा रहा था, और फिर उसकी प्रगति का शोर पूरी तरह से खत्म हो गया। क्या वह रुक गया था? क्या वह हमला करने का इंतजार कर रहा था? मैं और तेजी से भागा, उसके जाल में फंसने के लिए उत्सुक। और फिर मैंने दूर से छप छप की आवाज़ सुनी। उसी समय मैं बर्फ से ढकी एक पहाड़ी पर पहुंचा जो एक खड़ी चट्टान में टूट गई थी। बहुत नीचे एक गहरी हिमानी झील है, जो लंबी और संकरी है, लगभग नदी जैसी। पानी, बिल्कुल। मैं उसके पीछे गोता लगाना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि इससे उसे फायदा होगा। वहाँ मीलों दूर किनारा था जहाँ से वह निकल सकता था। मुझे व्यवस्थित होना होगा, जिसमें समय लगेगा। उसके सामने ऐसी कोई बाधा नहीं थी। धीरे धीरे झील की परिधि में दौड़ना और उसके निशानों की तलाश करना था। मुझे सावधान रहना था कि मैं उसके बाहर निकलने के रास्ते को न चूक जाऊं। वह किनारे पर नहीं चढ़ेगा और फिर से दौड़ना शुरू नहीं करेगा। वह पानी के किनारे और उसकी गंध के बीच कुछ दूरी बनाने के लिए छलांग लगाने की कोशिश करेगा। थोड़ा तेज तरीका ये था कि एम्मेट और कार्लिसले के साथ दूरी को विभाजित किया जाए। हम परिधि को तिहाई भागों में काट सकते थे। लेकिन सबसे तेज तरीका भी था। एम्मेट और कार्लिसल करीब आ रहे थे। मैं कार्लिसल के पास वापस भागी, मेरा हाथ मेरे सामने फैला हुआ था। उसे यह समझने में बस एक सेकंड लगा कि वह क्या चाहता है। उसने मुझे फ़ोन फेंक दिया। मैं फिर से मुड़ी और उनके साथ भागी, एलिस को मैसेज किया। बताओ, हम में से कौन रास्ता खोजता है? हम लंबी झील के दृश्य तक पहुंच गए। एम्मेट, मैंने लगभग चुपचाप सांस ली। तुम इस बिंदु से दक्षिणी तट पर जाने का फैसला करो और फिर इसके चारों ओर पूर्व की ओर चलो। कार्लिसले, इस तट के साथ उत्तर की ओर चलने का फैसला करो। मैं दूर की ओर जाऊंगा। मैंने इसकी कल्पना की, इसके प्रति प्रतिबद्ध रहा, गहरे नीले पानी में गोता लगाया, विपरीत किनारे तक पहुंचा, फिर झील के दूर छोर पर कार्लिसले से मिलने के लिए उत्तर की ओर दौड़ा। फोन चुपचाप कंपन करने लगा। उसने संदेश भेजा, एम, दक्षिणी छोर। मैंने उन्हें उसका संदेश दिखाया और फिर फोन कार्लिसले को वापस दे दिया। उसके पास इसे बचाने के लिए एक वाटरप्रूफ बैग था। मैंने गोता लगाया और सुना कि एम्मेट मेरे पीछे से धक्का दे रहा है। मैंने खुद को चाकू की तरह सीधा रखा, जितना संभव हो सके उतनी कम आवाज के साथ पानी में काटने का दृढ़ संकल्प किया। पानी बहुत साफ था और बर्फीले तापमान से बस कुछ डिग्री ज्यादा गर्म था। मैं सतह से कई गज नीचे तैर रहा था, रात में अदृश्य। मैं अपने पीछे एम्मेट की आवाज़ सुन सकता था, लेकिन वह लगभग चुप था। मैं कार्लिसल को बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा था। मैं झील के सबसे दक्षिणी छोर पर फिसलकर बाहर आ गया। मेरे पीछे सिर्फ पानी की बूंदें एम्मेट से गिरकर पथरीले किनारे से टकराने की आवाज़ें थीं। मैंने दायां रास्ता लिया और एम्मेट ने बायां रास्ता लिया। कार्लिसल के बाहर आते ही एक हलचल हुई। मैंने पीछे देखा।
फ़ोन फिर से उसके हाथ में था और वह एमिट को इशारा कर रहा था। मैंने सही रास्ता चुना था। निश्चित रूप से, बस कुछ ही गज आगे मुझे ट्रैकर की गंध का संकेत मिला। वो हमारे ऊपर था, वह एक ऊंचे लॉजपोल पाइन की शाखाओं में कूद गया था। मैंने पेड़ पर चढ़कर देखा कि उसका निशान आसपास के पेड़ों की शाखाओं से होकर जा रहा था। और फिर मैं पुनः पीछा करने लगा। मैं शाखाओं के बीच से उड़ते हुए गुस्से से भर गया। हम झील के साथ इतना समय गंवा चुके थे कि अब वो हमसे कई मील आगे निकल चुका था। वो उसी रास्ते से वापस आ रहा था जिस रास्ते से हम आए थे। क्या दक्षिण की ओर जाना उसका विकल्प होगा? बेला का रास्ता खोजने के लिए फोक्स की ओर वापस जाना? अगर सीधे चला जाए तो ये 7 घंटे का एक ठोस रास्ता था। क्या वह मुझे उसके साथ चलने का इतना लंबा मौका देना चाहेगा? लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उसने 1 दर्जन बार दिशा बदली। वो मुख्य रूप से पश्चिम की ओर बढ़ा और प्रशांत महासागर की ओर अपना रास्ता आसान बनाता हुआ, मैंने कल्पना की। और वह अपनी बढ़त बनाए रखने, हमें धीमा करने के तरीके खोजता रहा। एक बार यह एक चौड़ी चट्टान थी। हम में से प्रत्येक ने तय किया कि हम आधार पर किस दिशा में खोज करेंगे, लेकिन एलिस सिर्फ टेक्सटिंग करती रही। ट्रैकर के बारे में उसका नजरिया इतना सीमित था, वह सिर्फ ये देख सकती थी कि हम उसके निशान पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। मुझे चट्टान के चेहरे पर हुए नुकसान को देखने में बहुत समय लगा, जहां वह आधे रास्ते में गिर गया था और फिर पत्थर के पार बगल में चढ़ गया था। एक और बार उसे एक नदी मिली। फिर से, हमने उन रास्तों की कल्पना की, जिन पर हम खोज करेंगे। वह बहुत दूर तक पानी में रहा। एलिस को ये देखने में लगभग 15 मिनट लग गए कि कार्लिसल दक्षिण पश्चिम में 36 मील दूर ट्रैकर का निशान खोज लेगा। यह पागलपन था। हम जंगल में जितनी तेजी से दौड़ सकते थे, दौड़े, तैरे और झूले, लेकिन वह बस हमारे साथ खेलता रहा, लगातार अपनी बढ़त बनाता रहा। वो बहुत अभ्यस्त था और मुझे यकीन था कि उसे अपनी सफलता पर पूरा भरोसा था। अब फायदा पूरी तरह से उसका था। हम पीछे रह गए और आखिरकार वह हमसे पूरी तरह से हार गया। बेला और मेरे बीच की हजारों मील की दूरी मुझे हमेशा चिंतित रखती थी। ये योजना, जो उसे दूर ले जा रही थी, एक छोटी सी बात से अधिक कुछ नहीं साबित हो रही थी। उसकी वास्तविक खोज में देरी। लेकिन हम और क्या कर सकते थे? हमें उसका पीछा करते रहना था और उम्मीद थी कि हम किसी तरह उसे पकड़ लेंगे। बेला को खतरे में डाले बिना उसे रोकने का ये हमारा बड़ा मौका था। हम एक दयनीय काम कर रहे थे। उसने फिर से एक और मीलों लंबी ग्लेशियर झील में पगडंडी को उलझा दिया। ऐसे ही दर्जनों थे, सभी कनाडा की घाटियों के माध्यम से उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कि किसी विशाल हाथ ने महाद्वीप के केंद्र में अपनी उंगलियां खोदी हों। ट्रैकर ने अक्सर उनका फायदा उठाया और हर बार हमें कल्पना करनी पड़ी और निर्णय लेना पड़ा, फिर एलिस के सी या एम या एड, वाई या एन का इंतजार करना पड़ा। हम मानसिक भाग में तेज हो गए, लेकिन हर विराम ने उसे और आगे बढ़ा दिया। सूरज उगाया, लेकिन आज बादल घने थे और ट्रैकर धीमा नहीं हुआ। मुझे आश्चर्य हुआ कि अगर सूरज चमक रहा होता तो वह क्या करता। अब हम पहाड़ों के पश्चिमी हिस्से में थे और फिर से मानव बस्तियों में भाग रहे थे। शायद अगर उसे ऐसा करना पड़ता तो वह किसी भी गवाह को जल्दी से मार देता। मुझे यकीन था कि वह समुद्र की ओर जा रहा था और एक साफ सुथरी छुट्टी मना रहा था। अब हम कैलगरी की तुलना में वैंकूवर के ज्यादा करीब थे। वह दक्षिण की ओर, फोक्स की ओर वापस जाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। वहाँ थोड़ा उत्तरी रुझान था। ईमानदारी से कहूँ तो उसे किसी और रणनीति की जरूरत नहीं थी। उसके पास इतनी बढ़त थी कि वह तट की ओर दौड़ सकता था और हमें पकड़ने का कोई मौका नहीं था। लेकिन फिर रास्ता एक और झील की ओर ले गया। मुझे 90% यकीन था कि वह सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए हमारे साथ खेल रहा था। वह भाग सकता था, लेकिन हमें उसके घेरे में कूदना ज्यादा मजेदार था। मैं बस यही उम्मीद कर सकता था कि उसका अहंकार किसी तरह उल्टा पड़ जाए, कि वह कोई गलत फैसला ले ले जिससे वह हमारी पहुंच में आ जाए, लेकिन मुझे इस पर शक था। वह इस खेल में बहुत अच्छा था, और हम आगे बढ़ते रहे। हार मानना कोई वैध विकल्प नहीं लगा।
मध्य सुबह एस्मे ने मैसेज किया, क्या आप बात कर सकते हैं? क्या कोई संभावना है कि वह मेरी बात सुन लेगा? कार्लिसले जानना चाहता था। काश मैंने आह भरी। कार्लिसले ने एस्मे को बुलाया और जब हम भाग रहे थे तब उन्होंने बात की। उसके पास कोई वास्तविक समाचार नहीं था, वह ज्यादातर हमारे बारे में चिंतित थी। रेडहेड अभी भी इलाके में थी, लेकिन वह एस्मे या रोजली के 5 मील के भीतर नहीं आई। रोजली ने कुछ खोजबीन की थी और ऐसा लग रहा था कि रेडहेड रात में हाई स्कूल और शहर की ज्यादातर सार्वजनिक इमारतों में चली गई थी। वो फिर से हमारे घर की ओर उत्तर की ओर नहीं गई थी और वो केवल नगरपालिका हवाई पट्टी तक ही दक्षिण की ओर गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो खुद को पूर्व की ओर छिपा रही थी, शायद सिएटल के नज़दीक एक बड़े शिकार के मैदान के लिए। उसने एक बार चार्ली के घर की कोशिश की थी, लेकिन तब तक नहीं जब तक वह काम पर नहीं चला गया। एस्मे कभी भी चार्ली से कुछ गज से ज्यादा दूर नहीं रही थी, जो प्रभावशाली था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वह वहाँ है। इसके अलावा और कुछ नहीं था, कोई सुराग नहीं था। उसने और कार्लिसले ने दर्द भरे अंदाज में आई लव यू कहा और फिर हम फिर से दिमाग सुन्न करने वाले पीछा करने में लग गए। ट्रैकर फिर से उत्तर की ओर बढ़ रहा था। उसे इतना मजा आ रहा था कि वह आसानी से भाग नहीं सकता था। दोपहर का समय था जब हम एक और झील पर पहुंचे, जो अर्धचंद्राकार थी और उतनी बड़ी नहीं थी जितनी कि उसने हमें धीमा करने के लिए इस्तेमाल की थी। इस पर चर्चा किए बिना हमने अपने अपने सामान्य खोज मार्गों का अनुसरण करने का फैसला किया। एलिस ने तुरंत जवाब दिया, फिर दक्षिण की ओर वापस लौटना। एक बार जब हमें उसकी गंध फिर से मिल गई, तो वह हमें एक छोटे से कस्बे से होते हुए ले गया जो एक पहाड़ी दर्रे में बसा हुआ था। ये संकरी गलियों में यातायात के हल्के प्रवाह के लिए पर्याप्त बड़ा था। हमें धीमा होना पड़ा और मुझे ये पसंद नहीं आया, भले ही मुझे पता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इतने पीछे थे कि हमारी गति से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सोचकर मुझे सुकून मिला कि उसे भी शायद इंसानों की गति से चलना पड़ा होगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह क्यों परेशान होगा। शायद उसे प्यास लगी होगी। मुझे यकीन था कि उसे पता था कि उसके पास कुछ खाने के लिए रुकने का समय है। हम एक इमारत से दूसरी इमारत की ओर भागते रहे, अपनी इंद्रियों पर भरोसा करते हुए कि कोई हमें देख रहा है या नहीं, और जब भी संभव होता हम भागते रहे। जाहिर है कि हमने यहाँ के मौसम के हिसाब से पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं पहने थे और अगर कोई करीब से देखता तो हम भीग भी जाते और मैंने किसी का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए हमें मानवीय दृष्टिकोण से दूर रखने की कोशिश की। हम शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गए, लेकिन हमें कोई ताज़ा लाश नहीं मिली, इसलिए वह अपनी प्यास बुझाने के लिए नहीं आया होगा। तो फिर वह क्या खोज रहा था? अब दक्षिण की ओर हम उसके पीछे पीछे एक खुले मैदान के बीच में एक बड़े खुरदरे शेड तक पहुंचे, जो कांटों से भरा हुआ था और अभी भी सर्दियों में नंगा था। शेड के चौड़े दरवाजे खुले हुए थे। शेड के अंदर ज्यादातर खाली था, दीवारों पर सिर्फ यांत्रिक और मोटर वाहन के सामान के ढेर लगे हुए थे। गंध शेड के अंदर तक जाती थी और यहाँ जमीन में ज्यादा गहराई तक समा गई थी, जैसे कि वह एक पल के लिए रुका हो। मुझे सिर्फ एक ही कारण सूझा और मैंने खून की गंध की तलाश की। कुछ नहीं, मुझे सिर्फ निकास की गंध आ रही थी। गैसोलीन। मुझे बुरा लगा जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने पहले क्या नहीं देखा था। एक धीमी कसम के साथ मैं शेड से बाहर निकल गया और ऊंची झाड़ियों के ऊपर से कूद गया। एम्मेट और कार्लिसले भी पीछे पीछे आए, असफलता के स्तब्ध कर देने वाले घंटों के बाद फिर से हाई अलर्ट पर। और दूसरी ओर चपटी मिट्टी की एक लंबी रेखा थी, जो यथासंभव चिकनी थी, लगभग 200 फीट चौड़ी, पश्चिम की ओर कम से कम 1 मील तक फैली हुई थी। ये निजी हवाई पट्टी थी। मैंने फिर शाप दिया। मैं पानी से बचने के रास्ते पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था। हवा से बचने का रास्ता भी था। विमान छोटा और धीमा होगा, कार से ज्यादा तेज नहीं। अगर यह अच्छी हालत में हो तो 140 मील प्रति घंटे से ज्यादा नहीं। छोटे से हैंगर की वजह से मुझे लगा कि शायद ये ठीक नहीं होगा। अगर उसे दूर जाना है तो उसे बार बार गैस के लिए रुकना पड़ेगा।
लेकिन वह किसी भी दिशा में जा सकता था और हमारे पास उसका पीछा करने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने कार्लिसले की ओर देखा, उसकी आंखें भी मेरी तरह ही निराश और हताश थीं। क्या वह उसका पता लगाने के लिए फोक्स वापस जाएगा? मैंने भौहें सिकोड़ी। ये समझ में आता है, लेकिन ये थोड़ा स्पष्ट लगता है। यह उनकी शैली नहीं है। हम और कहाँ जा सकते हैं? एक कहावत में, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? मैंने सिर हिलाया और कहा, फोन करो। उसने रीडायल बटन दबाया। घंटी सिर्फ एक बार बजी। एलिस, कार्लिसल, मैंने उसकी सांसें सुनी। मैं चिंतित होकर उसके करीब झुका, हालांकि मैं पहले से ही सुन सकता था। क्या आप पूरी तरह सुरक्षित हैं? उन्होंने पूछा। हाँ, हमने उसे वैंकूवर से लगभग 170 मील उत्तर पूर्व में खो दिया। वह एक छोटे विमान में सवार हुआ। हमें नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा है। मैंने अभी उसे देखा, उसने तत्काल कहा, और हमारी असफलता से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुई। वो कहीं एक कमरे की ओर जा रहा है। स्थान का कोई सुराग नहीं है, लेकिन यह असामान्य था। दीवारों पर दर्पण लगे हुए थे। कमरे के बीच में एक सुनहरा बैंड था, जो कुर्सी की रेलिंग की तरह था, ज्यादातर खाली था, सिवाय एक कोने के जिसमें एक पुराना ऐप सेटअप था। एक और कमरा भी था, एक अंधेरा कमरा, लेकिन मैं केवल इतना देख सकती थी कि वो VHS टेप देख रहा था। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जो कुछ भी उसे उस विमान में ले गया, वो उसे उन कमरों तक ले जा रहा था। ये जानकारी मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हम जानते थे कि ट्रैकर कुछ समय आराम करने की योजना बना रहा था। शायद वो हमें इंतजार करवाना चाहता था, हमें परेशान करना चाहता था, हमारी चिंता को बढ़ाना चाहता था। यह उसके व्यक्तित्व के अनुरूप लग रहा था। मैंने उसे कहीं खाली घर में बेतरतीब ढंग से पुरानी फिल्में देखते हुए कल्पना की, जबकि हम उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। ये वही था जिससे हम बचना चाहते थे। अच्छी खबर ये थी कि अब एलिस हमसे स्वतंत्र होकर उसे देख पा रही थी। मैं केवल यही उम्मीद कर सकता था कि निरंतर परिचितता के साथ वह उसके बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त कर लेगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके द्वारा वर्णित कमरों का कोई महत्व था जो हमें वापस जोड़ता हो। शायद इसका मतलब ये था कि हम अंततः उसे उन स्थानों में से किसी एक पर खोज लेंगे। अगर एलिस को आसपास के माहौल का बेहतर नज़ारा मिल जाता, तो यह एक संभावना थी। यह एक सुकून देने वाला विचार था। मैंने फ़ोन के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कार्लिसले ने उसे मुझे सौंप दिया। क्या मैं बेला से बात कर सकता हूँ? हाँ, उसने अपना सिर रिसीवर से दूर कर लिया। बेला, मैं बेला के पैरों की धमक सुन सकता था जब वह अजीब तरीके से कमरे में दौड़ रही थी, और अगर मैं इतना हतोत्साहित नहीं होता, तो मैं मुस्कुरा देता। हेलो, उसने हौंफते हुए पूछा। बेला, मेरी आवाज़ में राहत की भावना भर गई। इस संक्षिप्त अलगाव ने पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा दिया था। ओह, एडवर्ड, उसने आह भरी। मैं बहुत चिंतित थी। बेशक, बेला, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने अलावा किसी और चीज़ की चिंता मत करो। आप कहाँ हैं? हम वैंकूवर के बाहर हैं। बेला, मुझे खेद है, हमने उसे खो दिया। मैं उसे यह नहीं बताना चाहता था कि उसने हमारे साथ कैसे खिलवाड़ किया। यह उसे परेशान कर देगा कि उसने इतनी आसानी से ऊपरी हाथ पा लिया। इससे मैं घबरा गया। वो हम पर शक करता है, वो बस इतनी दूरी पर रहने के लिए सावधान है कि मैं सुन न सकूं। वह क्या सोच रहा है? लेकिन अब वह चला गया है, ऐसा लगता है कि वो किसी विमान में सवार हो गया है। हमें लगता है कि वह फिर से शुरुआत करने के लिए फोक्स वापस जा रहा है। खैर, वैसे भी हमारे पास कोई और सिद्धांत नहीं था। मुझे पता है। एलिस ने देखा कि वह भाग गया, उसने पूर्ण संयम के साथ कहा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे आश्वस्त किया, हालांकि वह चिंतित नहीं लग रही थी। उसे तुम्हारे पास लाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हें बस वहां रहना है और तब तक इंतजार करना है जब तक हम उसे फिर से नहीं ढूंढ लेते। मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या इसमें चाली के साथ है? हाँ, मादा शहर में थी। वो घर गई थी, लेकिन चाली काम पर गया था। वो उसके पास नहीं गई, इसलिए डरो मत। वह एस्मे और रोज़ली की निगरानी में सुरक्षित है। वह क्या कर रही है?
शायद वो उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। वह रात भर पूरे शहर में घूमी है। रोज़ली ने उसे हवाई अड्डे से ढूंढ निकाला, शहर के दक्षिण में हवाई पट्टी। शायद हम उसके इरादों के बारे में गलत नहीं थे। बेला को मेरा ध्यान भटकने का एहसास होने से पहले ही मैंने अपनी बात जारी रखी। शहर के आसपास की सभी सड़कें, स्कूल, वो खुदाई कर रही है बेला, लेकिन खोजने के लिए कुछ भी नहीं है। और क्या आपको यकीन है कि चाली सुरक्षित है? उसने पूछा। हाँ, एस्मे उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देगी और हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। अब हम निश्चित रूप से वहां जा रहे थे। अगर ट्रैकर फोक्स के पास कहीं भी पहुंच जाता है तो हम उसे पकड़ लेंगे। मैंने दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू किया। कार्लिसल और एम्मेट भी मेरे पीछे पीछे चले। मुझे तुम्हारी याद आती है, उसने फुसफुसाकर कहा। मुझे पता है, बेला। मेरा विश्वास करो, मुझे पता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उससे अलग होकर कितना कमतर महसूस कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे तुमने मेरा आधा हिस्सा अपने साथ ले लिया है। तो फिर आओ और इसे ले जाओ, उसने सुझाव दिया। जल्द ही, जितनी जल्दी हो सकेगा। मैं सबसे पहले तुम्हें सुरक्षित करूंगा, मैंने कसम खाई। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसने सांस लेते हुए कहा। क्या तुम इस बात पर विश्वास कर सकती हो कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी सहना पड़ा है, उसके बावजूद मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ? हाँ, वास्तव में मैं कर सकती हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे वह बोलते समय मुस्कुरा रही थी। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए आऊँगा। मैं इंतज़ार करूँगी, उसने वादा किया। कॉल खत्म करना और फिर से उससे संपर्क तोड़ना दुखद था, लेकिन अब मैं जल्दी में था। मैंने बिना देखे ही फ़ोन कार्लिसले को वापस दे दिया और फिर अपनी गति को तेज कर दिया। ट्रैकर के लिए ये कितना मुश्किल था, इस पर निर्भर करता है ईंधन का पता लगाने के लिए हम वास्तव में उसे फोक्स तक वापस लाने में सक्षम हो सकते हैं, अगर वह वहीं जा रहा था। कार्लिसले और एम्मेट ने इसे बनाए रखने के लिए काम किया। हम 3.5 घंटे में फोक्स में वापस आ गए, सेलिश सागर से सीधे सबसे तेज रास्ता लेते हुए। हम सीधे चाली के घर गए, जहां एस्मे और रोज़ली निगरानी कर रहे थे। एस्मे घर के पीछे और रोज़ली सामने के यार्ड में पेड़ पर। एम्मेट जल्दी से उसके पास चली गई जबकि कार्लिसले और मैं एस्मे के पास गए। अब जब मैं उनकी सराहना करने के लिए यहाँ था, तो रोज़ली इस बारे में कड़वे विचार सोच रही थी कि मैं किस तरह स्वार्थी होकर सभी की जान खतरे में डाल रहा हूँ। मैंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बेला का घर बहुत शांत था, हालांकि नीचे की तरफ कई लाइटें जल रही थीं। मुझे एहसास हुआ कि लिविंग रूम में टीवी से गेम की आवाज़ की कमी थी। मैंने चाली के दिमाग को अपनी सामान्य जगह पर पाया, सोफे पर बैठा हुआ, अंधेरे टीवी की तरफ मुंह करके। उसके विचार पूरी तरह से शांत थे, मानो वह सुन्न हो गया हो। मैं खुश था, बेला को ये सब देखने की जरूरत नहीं थी। चर्चा में बस कुछ सेकंड लगे और फिर हम अलग हो गए। कार्लिसल एस्मे के साथ रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उसके साथ था। एम्मेट और रोज़ली ने शहर के केंद्र में एक चक्कर लगाया और फिर हवाई पट्टी के आसपास के इलाके की तलाशी ली, एक परित्यक्त प्रोप विमान की तलाश में। मैं लाल बालों वाली लड़की के पीछे पीछे पूर्व दिशा की ओर भागा। मुझे उसे घेरने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी गंध मुझे केवल पुगेट साउंड तक ले जाती थी। वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। मैं चाली के घर वापस जाते समय ओलंपिक पार्क में घूमा, बस ये देखने के लिए कि क्या वह लाल बालों वाली लड़की कहीं दिलचस्प जगह गई है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह साउंड की ओर भाग गई है। वह टकराव का जोखिम उठाने वाली नहीं थी। बेला के घर पर वापस आकर मैंने निगरानी की, जबकि एस्मे और कार्लिसले उत्तर की ओर देख रहे थे कि क्या रेडहेड पोर्ट एंजल्स के पास पानी से बाहर आया है और चाली पर दूसरे कोण से आने की कोशिश कर रहा है। मुझे इस पर संदेह था, लेकिन हमारे पास करने के लिए कुछ और नहीं था। अगर ट्रैकर फोक्स में वापस नहीं आ रहा था, जो इस बिंदु पर स्पष्ट लग रहा था, और रेडहेड उससे मिलने गया था, तो हमें फिर से इकट्ठा होना होगा और एक नई योजना बनानी होगी। मुझे उम्मीद थी कि किसी और के पास कोई विचार होगा, क्योंकि मेरा दिमाग खाली था। सुबह के करीब 2:30 बजे थे जब मेरा फ़ोन धीरे से बजा। मैंने बिना देखे ही कॉल रिसीव कर ली।
मुझे उम्मीद थी कि कार्लिसले से कोई रिपोर्ट आएगी। एलिस की आवाज़ फ़ोन से गूंजी, जो तेज़ी से मधुर हो रही थी। वो यहाँ आ रहा है, वो फीनिक्स आ रहा है। अगर वो पहले से ही यहाँ नहीं है। मैंने फिर से दूसरा कमरा देखा और बेला ने स्केच को पहचान लिया। यह उसकी माँ का घर है। एडवर्ड वह रेनी के पीछे आ रहा है। वो नहीं जान सकता कि हम यहाँ हैं, लेकिन मुझे बेला का उसके इतने करीब होना पसंद नहीं है। वो बहुत फिसलन भरा है और मैं उसे ठीक से नहीं देख सकता। हमें उसे यहाँ से बाहर निकालना होगा, लेकिन किसी को रेनी को ढूंढना होगा। वह हमें बहुत ज्यादा फैला देगा। एडवर्ड। मुझे चक्कर आ रहा था। मैं स्तब्ध था, हालांकि मुझे पता था कि यह एक भ्रम था। मेरे दिमाग या मेरे शरीर में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, लेकिन ट्रैकर फिर से मेरे चारों ओर घूम गया था, चक्कर लगाता हुआ, हमेशा मेरे अंधे स्थान पर। चाहे योजना के अनुसार हो या किस्मत से, वह बेला के समान ही जगह पर था, जबकि मैं उससे 1500 मील दूर था। वो कब तक वहां रहेगा? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। क्या तुम उसे ठीक से पहचान सकते हो? पूरी तरह तो नहीं, लेकिन मुझे पता है कि यह जल्द ही होगा। कुछ घंटों से ज्यादा नहीं। क्या वह सीधे वहां जा रहा था? क्या वह जानबूझकर हमें उससे दूर ले जा रहा था? आप में से कोई भी रेनी के घर के पास नहीं गया? नहीं, हमने इस होटल के बाहर कहीं पैर नहीं रखा है। हम घर के कहीं आसपास भी नहीं हैं। ये बहुत दूर था, इसलिए दौड़ना एक कुशल विकल्प नहीं था। हमें उड़ना होगा, और एक बड़ा विमान सबसे तेज तरीका था। फीनिक्स के लिए पहली उड़ान सिएटल से 6:40 पर निकलती है। एलिस ने मुझे एक कदम आगे बताया। आपको ढककर रखना होगा, यहाँ बहुत धूप है। हम एस्मे और रोजली को फिर से यहीं छोड़ देंगे। लाल बालों वाली लड़की उनके पास नहीं आएगी। बेला को तैयार करो, हम वही समूह रखेंगे। एम्मेट, कार्लिसले और मैं उसे कहीं दूर, कहीं बेतरतीब जगह पर ले जाएंगे, जब तक कि हम अगला कदम तय नहीं कर लेते। तुम उसकी माँ को ढूंढो। जब आप उतरेंगे तो हम वहाँ होंगे। एलिस ने फ़ोन रख दिया। मैं दौड़ना शुरू कर दिया, कार्लिसले को फ़ोन किया और सिएटल की ओर भागा। उन्हें मेरा पीछा करना होगा।